सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने भारत के राष्ट्रपति को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लें। इस क्लास का सारा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और इसका टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 कंप्लीट कर लिया था और भाग 5 के अंतर्गत हमने संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास में हम भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी को कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार हम लोग संघ की कार्यपालिका को इस क्लास में पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अर्थात भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो हम लोग का अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए? नागरिकता, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशकता तो ये जो है ये हम लोग का आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद ये ब्रिटेन से लिया गया है। और अब है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। इतना हम लोग देख लिए। नागरिकता जो कि भाग 2 में आता है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। मूल अधिकार भाग 3 में आता है, जो कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। और राष्ट्रपति के पद जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, ये हम लोग का भाग 5 में आता है। उपराष्ट्रपति भी भाग 5 में आएगा। तो नागरिकता होगा ब्रिटेन, मूल अधिकार होगा यूएसए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, राष्ट्रपति ब्रिटेन के संविधान से और उपराष्ट्रपति के पद जो है हम लोग का यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसको याद रखना है। तो भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है। यह आर्टिकल 64 में मेंशन है। तो आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये हम लोग का आर्टिकल 63 बोलता है। आर्टिकल 64 में क्या है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, किंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये भी ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति तो होता ही है, लेकिन राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है। तो आर्टिकल 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। राज्यसभा बोलने का मतलब है, ये हो गया हम लोग का संसद भवन, जिसमें 2 चीज़ है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा का जो हेड होता है वो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो हेड होता है वो सभापति होता है। तो इस सभापति जो होगा वो हम लोग का जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी कि ये पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा के सभापति बन जाएंगे, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। इसको ध्यान देना है कि राज्यसभा का सभापति तो होगा, लेकिन वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। ऐसा किसमें बोला गया? तो आर्टिकल 64 में बोला गया। आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा है। अब है आर्टिकल 65। तो अनुच्छेद 65 में क्या बोला है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा।
तो अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति अगर एब्सेंट रहता है, किसी कारणवश अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वही क्या करेगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा उस समय, तो उपराष्ट्रपति होगा। यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अधिकतम अवधि 6 महीने का होगा। इसी दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होगा, और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही शक्तियाँ, वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। कुल मिला के आर्टिकल 65 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति हम लोग का अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में हम लोग का जो उपराष्ट्रपति होगा वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ऐसा व्यवस्था हम लोग का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 में किया गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वो मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य कर सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में मैक्सिमम 6 महीने तक कार्य करेगा, और जब वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस समय राष्ट्रपति का जो शक्ति है, राष्ट्रपति का जो वेतन है और राष्ट्रपति को जो भी विशेष अधिकार दिया गया है वो सभी उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अधिकतम कितना, 6 महीना तक, और 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये बोला गया आर्टिकल 65 में। अब है अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए और इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेम चीज राष्ट्रपति के लिए भी था कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राष्ट्रपति में भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना था। पॉइंट 3 है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए था। तो ये ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो ये हो गया उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्त है, क्या क्या अर्हताएं हैं। अब है कि इसका निर्वाचन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में इसका निर्वाचक मंडल भिन्न होता है। मतलब क्या कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब कि यहाँ पे जनता डायरेक्ट उपराष्ट्रपति का चयन नहीं करती है, बल्कि जनता के द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य हम लोग का संसद में बैठते हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अलग अलग है। उपराष्ट्रपति में क्या क्या था, तो उपराष्ट्रपति में क्या है, एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहाँ संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हम लोग का क्या हो गया, संसद का जो निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होगा, यानी जो चुन के आएगा और जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, वो ये दोनों सदस्य क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो दूसरी तरफ क्या हो गया, विधानसभा का सदस्य शामिल नहीं होता है। इसको ऐसा समझते हैं, जैसे ये हो गया हम लोग का संसद हो गया। देखिए 3 चीज है, एक है संसद, एक है सांसद और एक है सदन। तो ये जो हो गया ये हम लोग को हो गया क्या, संसद भवन हो गया। अब संसद भवन का संसद भवन में 2 चीज़ आता है, एक आ गया लोकसभा और एक आ गया राज्यसभा। संसद का अगर अंग का बात किया जाए तो 3 अंग, अगर संसद के सदन का बात किया जाए तो 2 सदन। एक सदन हो गया लोकसभा और दूसरा सदन हो गया राज्यसभा। और सांसद कौन होता है, तो जिसको हम लोग यहाँ पे निर्वाचित करके भेजते हैं, जिसको हम लोग चुन के यहाँ पे भेजते हैं, जो नेता लोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। तो संसद का 2 अंग, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार आता है हम लोग का विधानमंडल आता है। विधानमंडल में आता है हम लोग का, एक आता है विधानसभा और एक आता है विधान परिषद। तो जिस प्रकार से लोकसभा केंद्र में होता है, संघ में होता है, उसी प्रकार से विधानसभा हम लोग का राज्य में होता है। जिस प्रकार से संघ में राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से हम लोग का विधान परिषद
राज्य में होता है, लेकिन विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन से राज्य में विधान परिषद है और क्यों है, और बाकी में नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ध्यान देना है कि ये जिस प्रकार से संसद हो गया, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग का विधान मंडल आता है। जिस प्रकार से लोकसभा उसी प्रकार से विधानसभा, जिस प्रकार से राज्यसभा उसी प्रकार से विधान परिषद। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है इसको एक बार देख लेते हैं, और एक बार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है उसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा से निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के केस में क्या है, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, यानी कि ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति डायरेक्ट चुनते हैं वे सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य व मनोनीत सदस्य, ये दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि विधानमंडल का उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई रोल प्ले नहीं है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, और सेम चीज राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य, ये दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ राज्य का जो विधानसभा होता है उनके सदस्य शामिल नहीं होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में निर्वाचित प्लस मनोनीत, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होंगे। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहाँ संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो दूसरी तरफ राज्य के विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं एवं राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति में होता है। ये ध्यान देना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन का पद्धति जो है वो तो सेम है, लेकिन निर्वाचक मंडल जो है वो यहाँ पे अलग अलग है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों सदस्य ही भाग लेंगे। अब आर्टिकल 67, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया। तो पद ग्रहण करने से लेके 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा, जैसा कि राष्ट्रपति में था, वो भी 5 वर्ष तक राष्ट्रपति बने रहते हैं। पदावधि का समय वो अपना त्यागपत्र किसी भी समय राष्ट्रपति को देकर 5 वर्ष पहले भी अवकाश ग्रहण कर सकता है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति चाहेंगे तो वो 5 वर्ष से पहले, यानी कि अपने कार्यकाल से पहले भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार की राष्ट्रपति में भी था कि वो 5 वर्ष तक उनका कार्यकाल होगा, लेकिन अगर वो चाहें तो 5 वर्ष से पहले ही अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देकर अवकाश ग्रहण कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए सिर्फ शर्त इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाएगा। तो राष्ट्रपति को अगर हटाने का प्रक्रिया क्या था, हम लोग का महाभियोग लाते थे उसमें। तो उसमें कोई भी सदन शुरू कर सकता था लोकसभा और राज्यसभा से, फिर उसका 2/3 बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जाता था। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहला प्रक्रिया जो शुरू होगा वो राज्यसभा से शुरू होगा, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से प्रस्ताव पारित कर सकते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति में शुरू कहाँ से होगा, तो राज्यसभा से होगा। क्यों होगा? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। बस कंडीशन दिया गया है क्या कि 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा कि आप पर महाभियोग जैसी आपको राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा रहा है।
और अगर लोकसभा भी इससे सहमत है तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। नोट में क्या है, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में कोई आधार उल्लेखित नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो हम लोग का राज्यसभा से शुरू किया जाता है और 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है। अनुच्छेद 68 बोलता है क्या कि अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो उस स्थिति में जितना जल्दी हो सके चुनाव करा लिया जाए। अनुच्छेद 69 आता है, इसमें क्या है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता था? तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे। और अगर मुख्य न्यायाधीश अगर अब्सेंट रहते थे तो उस स्थिति में बाकी न्यायाधीश में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते थे। जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति, या तो खुद ही राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाएंगे या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी व्यक्ति जो नियुक्त किया जाएगा वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएगी। तो ध्यान देना है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, जबकि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे। अब है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है, इसको पढ़ लिए हैं। इसके ना होने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, लेकिन मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी उस किसी वजह से उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के ही किसी सक्षम सदस्य को राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देंगे, यानी कि राज्यसभा का सभापति बना देंगे। अब उपराष्ट्रपति की शक्ति क्या है और कार्य क्या है? जिस प्रकार से राष्ट्रपति के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी, कार्य थे, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के पास भी होंगे। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होती है। जिस प्रकार से लोकसभा में, इसको हम लोग पढ़ेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष होता है, इनका क्या कार्य है, इनकी क्या शक्तियाँ हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उसी प्रकार से राज्यसभा में सभापति होता है। दोनों के बीच में अंतर क्या है ये भी देखेंगे हम लोग। तो अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का वो सदस्य होता है लोकसभा का, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन सभापति को और सभापति के पास जो पावर है वो लोकसभा के अध्यक्ष की भांति ही है। तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनकी शक्तियाँ एवं कार्य लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होता है। राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। अर्थात क्या हो गया कि जब राष्ट्रपति अब्सेंट रहता है तो उस समय उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति के कार्य को करने के लिए दिया जाता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अब अगर ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो क्या होंगे? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पे हैं, यानी कि राष्ट्रपति के कार्य को कर रहे हैं, तो उस स्थिति में वो सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, यानी कि राज्यसभा में वो कार्य नहीं करेंगे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम 6 महीने तक कार्य कर सकेंगे, क्योंकि तब तक नया राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। तो उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य में क्या आ गया? तो सबसे पहला कि राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और उनकी जो शक्तियाँ होती है, यानी कि उपराष्ट्रपति की जो शक्ति होंगी वो लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर ही होगी। सेकंड चीज़ क्या हो गया कि राष्ट्रपति के रूप में जब उपराष्ट्रपति कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और उस समय वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वो अधिकतम कितना 6 महीना तक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीना के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन होना तय रहता है। तो ये हो गया हम लोग का उपराष्ट्रपति की शक्ति और कार्य हो गया। तो उपराष्ट्रपति में अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो अनुच्छेद 63 जो था उसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया था। उपराष्ट्रपति का पद था और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से लिया गया है। 64 में क्या था कि उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा के सभापति होंगे, लेकिन राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होंगे। उसके बाद क्या था कि अगर राष्ट्रपति एब्सेंट रहते हैं तो उपराष्ट्रपति जो होंगे वही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में
कार्य करेंगे और अधिकतम कितना, तो 6 माह की अवधि तक, क्योंकि 6 माह तक राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना तय रहता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या कंडीशन थे, तो सबसे पहला कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। सेकंड था कि 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। थर्ड चीज आ गया क्या, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। उसके बाद आ गया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, फिर था क्या, 15,000 रुपया उनको जमा करना होगा जमानत राशि के रूप में, और साथ ही साथ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होना चाहिए था। अगर ये सब कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो वो उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या था, तो ये हम लोग का हो गया संसद भवन हो गया, जिसमें एक साइड हो गया हम लोग का लोकसभा, सेकंड हो गया हम लोग का राज्यसभा, यानी कि संसद के 2 सदन, एक सदन और दूसरा सदन। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस मनोनीत सदस्य दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा लोकसभा के मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ये दोनों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, लोकसभा राज्यसभा के सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य प्लस जो हम लोग का विधानमंडल में हम लोग का विधानसभा आता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य और राज्यसभा के भी निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य, ये दोनों भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, लेकिन वो 5 वर्ष से पहले ही अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी नियुक्त किया गया व्यक्ति उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिला सकते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संविधान का कोई आधार उल्लिखित नहीं है, उन पर महाभियोग जैसे कोई प्रक्रिया भी लाई नहीं जाती है। बशर्ते कंडीशन क्या है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए और 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को नोटिस दिया जाता है, और अगर लोकसभा भी उससे सहमत हो तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो उपराष्ट्रपति है वो खत्म हो जाता है। तो भाग 5 के अंतर्गत हमने कार्यपालिका के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिया, उपराष्ट्रपति को कंप्लीट कर लिए हैं। अब है प्रधानमंत्री। तो देखेंगे प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है, कौन सा आर्टिकल में है, इनकी क्या क्या शक्तियाँ हैं, वो सारा पढ़ेंगे हम लोग। तो भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, तो अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो वो अनुच्छेद 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अब मंत्री परिषद क्या है, इसको हम लोग इसी वीडियो में करेंगे अच्छे से कि मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति 63 में हो गया और आर्टिकल 74 में हो गया हम लोग का प्रधानमंत्री। तो 74 प्रधानमंत्री। तो आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब है अनुच्छेद 75 क्या बोलता है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो आर्टिकल 75 में ध्यान देना है कि
प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, न कि निर्वाचन। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है। हालांकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी किसी न किसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर ही आते हैं, लेकिन वो लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं, न कि प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित होते हैं। लोकसभा का सदस्य जो निर्वाचित होकर आता है, लेकिन वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, वो भी किसी न किसी क्षेत्र से निर्वाचित होकर ही आते हैं, लेकिन वह लोकसभा के सदस्य के रूप में आते हैं। उसके बाद चूंकि वह सदस्य दल का नेता होता है, इसीलिए उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो आर्टिकल 75 में बताया गया है क्या, कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का नियुक्ति का प्रावधान है। यहाँ पे दो चीज़ आता है कि प्रधानमंत्री का क्या होता है, तो नियुक्ति होता है। सेकंड चीज़ कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस आर्टिकल 75 में बोला गया है। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं, जबकि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यहाँ पे तीन फैक्ट आ गया कि राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन नहीं होता बल्कि नियुक्ति होता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब प्रधानमंत्री की पदावधि ये कितने समय की होती है, इनका कार्यकाल कितना समय का होता है, वो है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को जब चाहा तभी बर्खास्त कर दिया जाए। राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकता है जब प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा दें, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति ऐसा कब कर सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना बहुमत खो दे, उस स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उसके पहले यदि प्रधानमंत्री चाहे तो अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष, और अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल बात किया जाए तो वो भी 5 वर्ष हो रहा है। लेकिन 5 वर्ष से पूर्व अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो अपना त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री के पद छोड़ सकते हैं। सेम चीज़, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकते हैं, और उपराष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर अपना पद को छोड़ सकते हैं 5 वर्ष से पूर्व। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अब है प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। इसलिए व्यवहारिक रूप में प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग के संविधान में क्लियरली प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में क्लियरली बताया गया है। और राष्ट्रपति जो होता है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, नाम मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही क्या होता है, राष्ट्रपति का जितना भी शक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ। तो प्रधानमंत्री में हम लोग क्या क्या पढ़ लें कि आर्टिकल 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और वह लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री को उनके पद की और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन वह उससे पूर्व भी अपना पद त्याग सकते हैं। और प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्य में क्या गया, तो प्रधानमंत्री की शक्ति के बारे में हमारे भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया। और राष्ट्रपति जो होता है वो औपचारिक मात्र का प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ ही हम लोग का जो जितना भी प्रधानमंत्री में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे और जो भी महत्वपूर्ण हम लोग का थ्योरी पोर्शन हो गया, वो सारा कंप्लीट हो जाता है। अब है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो हम लोग आर्टिकल 74 में पढ़े गया कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। तो ये हो गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की संरचना में क्या क्या आ गया, एक आ गया कैबिनेट मंत्री आ गया, एक आ गया राज्य मंत्री और एक उप मंत्री आ गया। यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में ये 3 शामिल है, कैबिनेट मंत्री,
उपमंत्री और राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री के अंदर भी दो प्रकार के मंत्री हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री का सहायक जो होता है, और सेकंड हो गया राज्य मंत्री, जिसको हम लोग स्वतंत्र प्रभार भी बोलते हैं। तो केंद्रीय मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद किससे बनता है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को मिलाकर क्या बनता है? मंत्री परिषद बनता है। और इसमें भी राज्य मंत्री में दो प्रकार का, एक तो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में होता है, और सेकंड हो गया राज्य मंत्री यानी कि स्वतंत्र प्रभार जिसको बोलते हैं। तो ये सारा मिलके क्या बनाता है हम लोग का? मंत्री परिषद बनाता है। और यही मंत्री परिषद क्या होगा? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अब एक कैबिनेट मंत्री कौन है? कैबिनेट मंत्री किसको बोलते हैं? तो ये अपने अपने विभाग के प्रमुख हैं। ये मंत्री परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे कि गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये सब आ जाता है। तो कैबिनेट मंत्री क्या हो गया? सबसे महत्वपूर्ण भाग हो गया। जैसे कि हम लोग का आ गया गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब जो है ये सब हम लोग के कहलाते हैं कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और ये मंत्री परिषद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। अब राज्य मंत्री, तो राज्य मंत्री किसे कहते हैं? तो राज्य मंत्री के अंतर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक तो हो गया कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है उस मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो राज्य मंत्री क्या हो गया? जिस विभाग के कैबिनेट मंत्री किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो उस मंत्री को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। अब राज्य मंत्री, तो प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है या कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, यानी कि कैबिनेट मंत्री के सहायक मंत्री के रूप में जो कार्य करता है वो क्या कहलाता है? राज्य मंत्री कहलाता है। और जो है राज्य मंत्री है राज्य का नहीं होता, नाम से लग रहा है कि राज्य का मंत्री होगा, यानी जैसे कि झारखंड का मंत्री होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो यह हर एक राज्य में नहीं होता है बल्कि यह विभाग में होता है। जैसे कि गृह विभाग है तो गृह विभाग में एक मंत्री होगा, उसके सहायक के रूप में कार्य करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य मंत्री बोलेंगे। तो प्रत्येक विभाग में एक राज्य मंत्री होता है, यह कैबिनेट मंत्री का सहायक है। यह हर एक राज्य में नहीं होता है, यह एक विभाग या हर विभाग में होता है। तो कैबिनेट मंत्री क्या हो गया हम लोग का? जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें से आगे हम लोग का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इसके अलावा भी अन्य मंत्रालय आते हैं कैबिनेट मंत्री में। अब आता है राज्य मंत्री में। तो राज्य मंत्री में दो प्रकार का आ गया, एक तो हो गया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का और एक हो गया राज्य मंत्री। तो स्वतंत्र प्रभार में क्या होगा कि जब कैबिनेट मंत्री किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं तो उस मंत्री को स्वतंत्र प्रभार बोलते हैं। और राज्य मंत्री क्या हो जाएगा? तो जब कैबिनेट मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? राज्य मंत्री बोलते हैं। और राज्य मंत्री जो है ये पर्टिकुलर राज्य का नहीं होता बल्कि हर एक विभाग में होता है। अब है उप मंत्री है। तो हम लोग देखें क्या मंत्री परिषद की संरचना में तीन चीज़ था, एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, जिसमें से कैबिनेट मंत्री समझ लिए, राज्य मंत्री हो गया। अब आता है तीसरे स्तर में आता है उप मंत्री। तो तीसरे स्तर के ये मंत्री विभाग में प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं एवं मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो जो उप मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं लेकिन वो मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर। अब राज्य मंत्री में भी दो आ गया, एक कैबिनेट मंत्री आ गया और एक राज्य मंत्री आ गया। कैबिनेट मंत्री का सहायक हो गया और एक हो गया राज्य मंत्री। तो ये सब मिलकर क्या बनाता है हम लोग का? केंद्रीय मंत्री परिषद का निर्माण करता है। एक होता है मंत्रिमंडल। ये हो गया हम लोग का मंत्री परिषद देख लिए। अब है मंत्रिमंडल क्या होता है? तो मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों में अंतर क्या होता है उसको देख लेते हैं, तो हम लोग को और भी अच्छे तरीके से मंत्री परिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है वो क्लियर हो जाएगा। मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग मंत्री परिषद क्या है। तो इसमें मंत्रियों की तीनों श्रेणियाँ यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? मंत्री परिषद बनाते हैं। यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। समय एवं परिस्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री इसका आकार को घटा अथवा बढ़ा सकते हैं। यानी कि मंत्री परिषद में हम लोग का मंत्री का तीनों श्रेणी आ जाएगा, कैबिनेट मंत्री आ जाएगा, राज्य मंत्री आ जाएगा और उप मंत्री आ जाएगा। इसमें कितना 60 से 70 मंत्री होता है, यानी कि ये बड़ा निकाय होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो ये कभी भी इनके आकार को बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि 60-70 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, और कभी घटा सकते हैं यानी कि 60-70 से कम कर सकते हैं। यह सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती हैं। ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ ध्यान देना है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करती है।
मंत्रिपरिषद को क्या कार्य करना है ये निर्धारित कौन करता है, तो मंत्रिमंडल। इसको पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, अतः यह एक संवैधानिक निकाय है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए कि मंत्रिपरिषद में क्या हो गया, मंत्रियों का तीनों श्रेणी आ गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, प्लस कि इसमें 60 से 70 मंत्री होता है, जबकि प्रधानमंत्री जब चाहे इनकी संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये एक साथ बैठक नहीं करते, यानी कि सामूहिक बैठक नहीं करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते। ध्यान देना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि एकल रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके कार्यों का निर्धारण कौन करता है, तो मंत्रिमंडल करता है। और इनका जिक्र जो है ये हम लोग का संविधान का निर्माण होते समय ही आर्टिकल 74 और 75 में किया गया था, मतलब कि यह एक संवैधानिक निकाय है। ये हो गया हम लोग का मंत्रिपरिषद। अब मंत्रिमंडल क्या है उसको देख लेते हैं। मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। तो मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री थे हम लोग का, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लेकिन मंत्रिमंडल में क्या हो गया, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आ गया। यानी कि अगर हम बनाएं कि अगर ये हम लोग का मंत्रिपरिषद का सेट है, ये अगर हम लोग का मंत्रिपरिषद का सेट है, तो इसमें क्या क्या आएगा, कैबिनेट मंत्री आ जाएगा, राज्य मंत्री आ जाएगा और उप मंत्री आ जाएगा। लेकिन अगर मंत्रिमंडल का बात करें तो मंत्रिमंडल क्या होगा, इसके अंदर में ही आ जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल है। यानी कि मंत्रिमंडल जो हो गया वो क्या हो गया, मंत्रिपरिषद से छोटा रूप हो गया। तो मंत्रिमंडल क्या होगा, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। यह एक लघु निकाय है। अगर हम मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की तुलना करें तो मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल क्या होगा, छोटा होगा। लघु निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री, जबकि मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। यह मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं। संविधान के मूल भाग में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 352 में जोड़ा गया है। तो मंत्रिमंडल का चर्चा किसमें किया गया है, अनुच्छेद 352 में। इसको याद रखना है कि मंत्रिमंडल का चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है, लेकिन मूल संविधान में यह नहीं था। इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐड किया गया है, जबकि मंत्रिपरिषद का उल्लेख हम लोग का अनुच्छेद 74 और 75 में संविधान के निर्माण के समय ही था। तो ये दोनों अंतर हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में था, जबकि मंत्रिमंडल को 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत जोड़ा गया है। मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल से बड़ा होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल में 15 से 20 मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में 60 से 70 मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री अपने इच्छा अनुसार उसके आकार को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ये हो गया हम लोग का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, कि मंत्रिपरिषद क्या है और मंत्रिमंडल क्या है। ऑल ओवर का बात किया जाए तो मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद से छोटा होता है। उम्मीद है कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल क्या है ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोग कार्यपालिका के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति को पूरा कर लिए, उपराष्ट्रपति को पूरा कर लिए, प्रधानमंत्री हो गया, और साथ ही साथ हम लोग का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल भी कंप्लीट हो गया। अब अगला आता है हम लोग का महान्यायवादी। तो महान्यायवादी का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में है, इनका क्या कार्य क्षेत्र है, इनकी क्या शक्तियाँ हैं, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। भारत का महान्यायवादी, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ये आर्टिकल हम लोग को ध्यान देना है कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी। इसी प्रकार आर्टिकल 126 में हम लोग का महाधिवक्ता आता है। महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल और महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। तो आर्टिकल 76 महान्यायवादी और आर्टिकल 126 महाधिवक्ता। अगर हम लोग महान्यायवादी का आर्टिकल को याद रखते हैं कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, तो महाधिवक्ता के आर्टिकल को हम याद करा देंगे। तो जब महाधिवक्ता पढ़ लेंगे और महान्यायवादी जब समझ जाएंगे तो दोनों को रिलेट करके हम याद करा देंगे कि महान्यायवादी का आर्टिकल 76 अगर याद है तो महाधिवक्ता को कैसे याद रखा जा सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है।
राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है तथा राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। तो महान्यायवादी का क्या होता है, नियुक्ति होता है, और नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति करते हैं उनका नियुक्ति, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य अपना पद धारण करते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा कि न्यायवादी की चर्चा भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 76 में। सेकंड चीज़ कि महान्यायवादी को नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और वे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य करते हैं, प्रसाद प्रयत्न ही पद धारण करते हैं। अब है कि महान्यायवादी आखिर होता क्या है, तो महान्यायवादी क्या हो गया कि यह देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता है। यानी कि जो हम लोग का जो महान्यायवादी जो हो गए वो हम लोग का देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार महाधिवक्ता हम लोग के राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। तो महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकार होते हैं। और कौन महान्यायवादी बन सकता है, सॉरी इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होगी वही क्या होगी, हम लोग के महान्यायवादी की योग्यता होनी चाहिए। यह भारत सरकार के विधि मामले में ऐसे विषयों पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। तो आर्टिकल 76 में हम लोग के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल बोला जाए तो कार्यकाल नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही कार्य अपना पद धारण करते हैं। और यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं जो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और तथा जितना विधि मामले हैं ऐसे विषय पर सलाह देते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं। अब है कि चूंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं अतः इसके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो इनको 4 साल में ही हटा सकते हैं, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इनको 8 साल तक 10 साल तक भी महान्यायवादी के पद में बनाए रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं, यानी कि इनका एक एग्जैक्ट कार्यकाल नहीं है, जिस प्रकार से हम लोग का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का था 5-5 साल। तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 हो गया। इनका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। अब है कि महान्यायवादी की शक्ति क्या क्या है, तो भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। यानी कि भारत के कोई भी अदालत वहाँ पे सुनवाई कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों एवं समितियों में जा सकते हैं, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। ये ध्यान देना है कि जो महान्यायवादी हैं ये संसद के किसी भी सदन, उच्च सदन या निम्न सदन, यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों सदन में किसी भी सदन में वो जा सकते हैं, वहाँ पे अभिभाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। ये ध्यान देना है। और संसद को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं, सांसदों को मिलने वाले सारे अधिकार मिलते हैं। जो भी हम लोग को सांसद यानी कि जो भी हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं उन सबको जो जो अधिकार मिलता है वो सारा अधिकार महान्यायवादी को भी दिया जाता है। तो महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या क्या होगी कि महान्यायवादी भारत के किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, प्लस ये संसद के किसी भी सदन में जाके अभिभाषण दे सकते हैं, बशर्ते ये मतदान नहीं कर सकते हैं। और CGL का जो भी एग्ज़ाम हुआ था 28 फरवरी को, उसमें 28 जनवरी को, उसमें महान्यायवादी से क्वेश्चन भी पूछा गया था। और संसद को मिलने वाला सारा अधिकार महान्यायवादी को मिलता है। अब है कि महान्यायवादी के कार्यकाल की समाप्ति किसे हो सकती है, तो राष्ट्रपति अगर हटा देंगे तो हो जाएगा समाप्त। राष्ट्रपति के त्यागपत्र सौंपकर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं, और मंत्रिपरिषद द्वारा त्यागपत्र देने पर। तो महान्यायवादी में क्या क्या हम लोग देख लिया अभी तक कि आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है। और नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। अगर इनका कार्यकाल का बात किया जाए तो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करते हैं। शक्ति क्या क्या हो गया, तो ये भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई कर सकते हैं। भारत के किसी भी अदालत में जाके ये सुनवाई कर सकते हैं। ये संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण दे सकते हैं, बशर्ते ये मतदान करने का अधिकार इनको नहीं दिया गया। तो ये सब हो गया हम लोग का महान्यायवादी का जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो सब। तो महान्यायवादी क्या हो गया, संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का कार्यपालिका के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब है कि राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो विधायिका है
विधायिका के अंतर्गत हम लोग राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। वहाँ पे जानेंगे कि संघीय विधायिका क्या है, राज्य विधायिका क्या है, संघीय विधायिका में क्या क्या मिलकर संघ विधायिका का निर्माण होता है और प्लस क्या क्या मिलकर हम लोग का राज्य विधायिका का निर्माण होता है। तो राज्य की कार्यपालिका को हम लोग जब संघ की विधायिका पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य की कार्यपालिका को। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। तो अगली वीडियो में हम लोग विधायिका के बारे में पढ़ेंगे।